मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। हम पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 85। हम है लास्ट टर्न में जब हम कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं। कन्वेक्शन सबसे लास्ट यूनिट है, मतलब सबसे बड़ी यूनिट है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडिएशन। अभी लगभग 8 लेक्चर हमें लगता है कि कम से कम और होंगे, इसके बाद रेडिएशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। आप जानते हो कि इसको डाल ली हेडिंग। तो जैसे आप जानते हो कि भाई इसमें क्या होता है कि कभी हमारा फ्लूइड आगे बढ़ता है तो उसके आगे बढ़ने की वजह से और उसमें डिफरेंट जोन में स्पीड चेंज होने की वजह से तो क्या होता है कि मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है। मोमेंटम जो होता है वो डिफरेंट लेयर के बीच में एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने की वजह से ही कहीं पर हमारा फ्लूइड जो होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, कहीं पर स्पीड कम होती है। हम देखें अगर कोई फ्लूइड है वो हम अगर देखें कि भाई हम ऐसे तरीके देखें कि हमारे पास एक प्लेट है जो कि बी स्पीड से मूव कर रही है, तो इसके फ्लूइड जो टच में होगा वो उसकी स्पीड भी बी होगी, यानी रिलेटिव स्पीड 0 होगी, दिस इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। तो उसके बाद क्या है कि स्पीड उनकी कम होती जाएगी। सिमिलरली अगर फ्लूइड हमारा बहुत हाई स्पीड से है और नीचे वाली जो प्लेट है वो 0 स्पीड से है, यानी उसकी स्पीड 0 स्टैटिक है, तो जो उसके लेयर टच में होगी उसकी स्पीड का वो 0 होगी, यानी डिफरेंस दोनों का स्पीड का 0 होगा, यानी दिस इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। और अगेन यहाँ पर जो जोन है उसमें स्पीड बढ़ती हुई नजर आएगी, तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। तो इसको हम अध्ययन करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को हम देख सकते हैं। अगर हम किसी पाइप के बारे में बात करें तो पाइप में 2 डायरेक्शन है। पाइप में 2 डायरेक्शन है हमारे सामने, एक तो रेडियस के लॉन्ग का और फिर आगे बढ़ रहा है जैसे जेड। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आइए। हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, फिर लिखो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कहीं पर भी हम बात कर रहे हैं कि मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मोमेंटम को डिफाइन करने वाली एक ही इक्वेशन है और उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जिस तरीके से कंडक्शन में और कन्वेक्शन में, रेडिएशन में डिफाइन करने के लिए उनके लिए डिफरेंट इक्वेशन है। हम चाहे फोरियर्स लॉ बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बात करें, या फिर बोल्ट स्टीफन कॉन्स्टेंट बोल्ट जो हमारी स्टीफन इक्वेशन उसके बारे में बात करें। सिमिलरली मोमेंटम के लिए सिर्फ एक इक्वेशन है और उसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ऐसी कंडीशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें मास ट्रांसफर इक्वेशन कौन सी है, तो सेम इक्वेशन जो है उसको हम बोलते हैं उस इक्वेशन है फिक्स लॉ। तो फिक्स लॉ के फर्स्ट और सेकेंड स्टडी से अनस्टीडी में, तो उसको हम देखते हैं। तो अभी तक जो मैंने बात की इसमें 5 क्वेश्चन बने, 5 क्वेश्चन आईओएसएल एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर लाइन को ध्यान सुनोगे तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे, और जो सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं अभी वो भी कवर होंगे, आगे आने वाले सब्जेक्ट भी कवर हो रहे होंगे। चलिए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि टी आर जेड माइनस म्यू डायनामिक विस्कोसिटी और डेल वी या फिर डी बी अपॉन डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। यहाँ पर वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो आर रेडियस के लॉन्ग चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम इसको म्यू को अगर हम रो से डिवाइड कर दें तो न्यू बन जाएगा, न्यू, ठीक, न्यू बन जाएगा। तो ऐसे मतलब काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। रो जो है डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसको हम अंदर ले सकते हैं अपॉन डी आर। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और दिस इज टाउ आर जेड, ठीक। टाउ आर जेड जो क्या है भैया, देखो, इन जेड डायरेक्शन मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जेड डायरेक्शनल
मोमेंटम ट्रांसपोर्ट इन आर डायरेक्शन। ठीक, चलिए, तो जो मोमेंटम फ्लक्स होता है, क्या होता है मोमेंटम फ्लक्स, कैसे कहते हैं? मोमेंटम डिफ्यूजिविटी इनटू ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, जो हमने ऊपर भी बात की कि म्यू इंटू डी रो वी अपॉन डी आर। तो अच्छा, यहाँ पर आप एक लिख लो, इसको हटा के पूरा एक बार में माइनस म्यू कर दो। ठीक, तो जो म्यू है वो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी है, और जो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर इसका मतलब म्यू है, और यह जो है रो वी अपॉन डी आर है। म्यू नहीं, ये न्यू है। ठीक, न्यू को क्या बोलते हैं? मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। ठीक, तो मोमेंटम फ्लक्स जो है वो दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो सकता है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी का और ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोमेंट का। कंसंट्रेशन ऑफ मोमेंट मतलब मास इनटू वेलोसिटी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। अगर हमारा वॉल्यूम यूनिट है तो हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे रो इनटू वेलोसिटी। तो रो इनटू वेलोसिटी दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ मोमेंट। ऐसा ग्रेडियंट है रो बी डी रो बी अपॉन डी आर मीन्स दिस। तो हमने देखा, इसी को हम एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि यह जो है स्टेटमेंट है, देखो, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली ये क्या है, जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो एक तरीके से फोर्स है। क्या है? फोर्स है। और हम फोर्स के साथ जब भी डिस्टेंस से डीलिंग करते हैं, दिस इज अगेन मेकिंग एनर्जी, है ना। तो दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर मेंशन किया दिस इज यूनिट वॉल्यूम। वाई दिस टेकन यूनिट वॉल्यूम, वी कैन से रो बी इज अ मोमेंटम, ओके, बट एक्चुअल रो बी नॉट मोमेंटम, एम बी इज मोमेंटम, but in case of unit volume we can say implicitly that rho v is a momentum. तो टर्बुलेंट की कंडीशन अगर है हमारे सामने तो लिखो मोमेंटम, टर्बुलेंट कंडीशन में जो मोमेंटम फ्लक्स है जिसको हम टी आर जेड कहते हैं, मैंने क्या बोला, ये सिंपल था, इन केस ऑफ लेमिनार था। ठीक, टी आर जेड है वो लेमिनार केस में था, क्या था, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमिनार के केस में जो मोमेंटम इक्वेशन थी वो टाउ आर जेड इक्वस टू माइनस म्यू डी रो वी अपॉन डी आर थी इन केस ऑफ लेमिनार। बट अगर टर्बुलेंस ही कहीं पर क्रिएट हो रही है तो वहाँ पर उसकी वजह से कुछ चेंज आएगा, और यहाँ पर जो न्यू है इसमें एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा एप्सिलॉन एम, और डी रो बी अपॉन डी आर एच रहेगा। ठीक, ये मोमेंटम फ्लक्स है, हम बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर हम बात करें हीट फ्लक्स की, हीट फ्लक्स मीन्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। तो यहाँ से हम अगर बात करें तो जो मास हीट ट्रांसफ़र में जो काम अल्फा का होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी का होता है, वही काम जो मास फ्लूइड मैकेनिक्स में यानी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में, तो फ्लूइड फ्लो में न्यू का होता है, मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर के जो अल्फा आ जाएगा, अल्फा थर्मल डिफ्यूजिविटी,
और यहाँ पर सेम एक कांस्टेंट आएगा बट उसका नाम दूसरा होगा, ठीक। और यहाँ पर डी रो वी अपॉन डी आर, ठीक। तो ऐसे पूछ सकता है कि टर्बुलेंसी वाले केस में मोमेंटम फ्लक्स की इक्वेशन क्या है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक। हमने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया, ठीक, ध्यान रखिए। इनको ऐसे बंद कर दिए ब्रैकेट में, इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। एक्सप्लेन करें सर, ये एप्सिलॉन एच क्या है और एप्सिलॉन एम क्या है, ये क्यों आया, क्योंकि हम टर्बुलेंसी में एंट्री करी। तो लिखो एडी डिफ्यूजिविटी फॉर हीट एनर्जी, एडी डिफ्यूजिविटी फॉर मोमेंटम, ठीक। अच्छा, अगर हम बाल की कंडीशन बात करें, हम इसको सेंटर से नाप रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। बी यानी बाल से स्टार्ट नहीं किया हमने, काम सेंटर से स्टार्ट किया है। तो बी देखो, बी मेजर फ्रॉम सेंटर ऑफ द पाइप, राइट, लिख लेना, बी मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप। यानी स्टार्टिंग में आर बराबर 0 होगा और लास्ट में आर बराबर आर हो सकता है, मतलब कैपिटल आर हो सकता है। तो देखिएगा, एट बॉल पे क्या होगा, मतलब जब आर बराबर आर होगा, ये हमारे पास पाइप है, सेंटर है, यहाँ पर आर बराबर 0 और यहाँ पर यहाँ पर वेरिएबल आर बराबर कैपिटल आर, जैसे ये कांस्टेंट। फॉर मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, क्या होगा, टाउ डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस म्यू एप्सिलॉन एम डी रो वी जेड डी आर एट आर बराबर आर। तो हम इस वैल्यू को ये वैल्यू जो है वो टी आर जेड ही है, बट आर बराबर आर पर है, इसलिए इसको हम टी डब्ल्यू बोले हैं, मतलब मोमेंटम फ्लक्स एट बॉल। और हमने पढ़ा है कि इन केस ऑफ पाइप में जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो जो शियर स्ट्रेस होता है वो हाफ एफ, दिस इज फ्रिक्शन फैक्टर, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ जेड, ठीक, फ्रॉम बता ना मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन पाइप फ्रॉम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन पाइप, यहाँ पर हम शियर स्ट्रेस बैलेंस करते थे। तो एफ इक्वल्स टू एफ, यहाँ पर क्या है, फैनिंग फ्रिक्शन है, क्या है यहाँ पर, फैनिंग फ्रिक्शन है। अच्छा, एफ होता क्या है, फैनिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो होता है वॉल शियर, मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन इनर्शिया फोर्स होता है, या शियर फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं शियर फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक।
अभी हम लोगों ने लिखा था टाउ W इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन M डी रो बी, यानी बी जेड, दिस इज द बी इज द डायरेक्शन ऑफ जेड अपॉन डी आर एट आर बराबर आर। तो अगर हम ऐसा करें कि इसकी वैल्यू को निकाल लें, है ना, यहाँ से रो है कांस्टेंट है, इसको बाहर लाएं, फिर यहाँ डिवाइड में कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसमें से डी बी जेड अपॉन डी आर को निकाल ले रहे हैं, वही माइनस वाले को। तो यहाँ से टाउ डब्ल्यू बचेगा, रो बाहर आ जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, ईटा न्यू अपॉन एप्सिलॉन M इतना आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सही है। ये इतना आ जाएगा। इसमें और क्या हो सकता है? यहाँ पर जो बी जेड है ना, उस बी जेड का मतलब क्या होता है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ आर इनटू यूनिट वेक्टर, जो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो हम डी यूनिट वेक्टर ले लेंगे इनटू बी जेड ले लेंगे। ठीक, बी जेड मतलब इट इज़ द फंक्शन ऑफ आर, सेम वैसे लिखा है और कुछ नहीं किया है। तो टाउ डब्ल्यू रो न्यू प्लस एप्सिलॉन M, इसको हमने ऐसे लिख दिया कि एस कैप, जो क्या बोलते हैं कैप, वी कैप, जैसे यूनिट वेक्टर। तो टाउ डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, रो हो जाएगा, बी न्यू हो जाएगा और एप्सिलॉन M हो जाएगा, और बी जेड यहाँ लेगा, बी जेड इज द फंक्शन ऑफ आर। अब मैं टाउ डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर जो मैंने फुल मगाने से ली है उसको हम रख देते हैं। हाँ, जो वैल्यू थी वो हाफ थी, एफ थी, रो थी, बी जेड अगेन इट द फंक्शन ऑफ आर, एवरेज है, रो है, और ये भी क्या है, एक एवरेज है, न्यू एप्सिलॉन M बी जेड एवरेज। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो हम यहाँ से रो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा एफ, बी जेड एवरेज बचा बटे 2 नीचे आ गया, न्यू एप्सिलॉन M हो गया, डी बी जेड एवरेज हो गया, अगेन दिस इज अ यूनिटी वेक्टर। हो गया, ये जो है एक्चुअली क्या यूनिट वेक्टर है, और डी बी आर।
इसको लिख लो दोबारा से कि ये बी जेड यूनिटी वेक्टर बी जेड आर अपॉन बी जेड एवरेज, इनका रेशियो होता है। ये डायमेंशन वेलोसिटी है, डायमेंशन वेलोसिटी। तो डी वी जेड एस्केप अपॉन डी आर इक्वल टू एफ, ये रिलेशन जो हमारे सामने आ रहा है वैसे महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में क्या हो सकता है कि हमें मालूम है कि इसी तरीके से अगर हम एच को लेंगे, डी अपॉन डी आर को लेंगे, रो सी पी टी। इसमें यार एक चीज़ है, इसको थोड़ा मेंटेन कर लो। क्या गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जहाँ मैंने हीट और मास की इक्वेशन लिखाई थी, वहाँ पर रो सी पी टी कर लो, ठीक। डायमेंशन सेम है, रो सी पी टी इसकी कर लो, इसकी रो सी पी टी है, ठीक। यहाँ पर रो जेड हटा के, रो बी जेड हटा के रो सी पी टी कर ले, ठीक। यहाँ पर चलो, तो यहाँ से इतना जो हो जाएगा, और ये हमारा हीट फ्लक्स के बराबर होगा। मान लो कहीं पर हीट फ्लक्स इस तरीके से है कि यूनिट एरिया में हीट फ्लक्स इस तरीके से है कि हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन हो रहा है, क्योंकि हम कन्वेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टी बॉल टेम्परेचर माइनस टी एवरेज टेम्परेचर। यहाँ हीट फ्लो जो है थ्रू पाइप हो रहा है, और बॉल का टेम्परेचर टी डब्ल्यू है, और टी एवरेज बल्क फ्लो टेम्परेचर है। तो उस केस में हम देखेंगे तो ये डी टी अपॉन डी आर हो जाएगा, ठीक। इतनी वैल्यू हम नीचे इधर ले सकते हैं, और रो सी पी ले सकते हैं। तो एच रो सी पी और टी डब्ल्यू माइनस टी एवरेज, ठीक। नहीं, हम निकालना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू अपॉन रो सी पी और अल्फा प्लस एप्सिलॉन एच, दिस इज द एडी डिफ्यूजिविटी। और ये जो है इधर आ जाएगा टी डब्ल्यू माइनस टी एवरेज, सेम, ठीक। जिस तरीके से वहाँ पर हमने डायमेंशन वेलोसिटी लिया था, वहाँ पर यहाँ पर डायमेंशन टेम्परेचर लेंगे। तो टी अपॉन टी डब्ल्यू माइनस टी एवरेज इक्वल टू होता है टी दिस, ठीक। तो हम ध्यान देख सकते हैं कि इसको हम कंसीडर करेंगे, इतनी वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो हम टी इसको समझ सकते हैं कि हम टी अपॉन टी आर इक्वल टू सेम रो सी पी अल्फा प्लस एप्सिलॉन एच। हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो डी टी अपॉन डी आर इक्वल टू, और इसको थोड़ा लिख लेने का ध्यान से, महत्वपूर्ण है लिखना हेयर, ठीक। तो कहीं ना कहीं रेड निकल के हमारे सामने आया। तो फिलहाल हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पर जो डी टी बार अपॉन डी आर है, इसकी यूनिट वही होगी जो डी वी जेड एस्केप, यूनिट वेक्टर है, इसलिए यूनिट तो 1/r ही होगी इसकी, 1/मीटर। ये बॉल पे किस पे होता है, एट बॉल पे ये कंडीशन मेंटेन होती है। अगर बॉल पे कंडीशन मेंटेन है
तो इनकी वैल्यू H अपॉन रो सी पी दिस, और इधर क्या था एफ वी जेड अपॉन 2 न्यू प्लस एफआईएन एम जो बराबर होगी, है ना। तो बाल पे दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये हो गई कि डी टी अपॉन डी आर इक्वल डी वी जेड अपॉन डी आर, और पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जो होती है एप्सिलॉन प्लस, मतलब इनकी डायमेंशन जो है वो परफेक्ट होंगी और जो आपस में एनालॉगस होगी। आपको मालूम है डायमेंशन इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसे मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हम अगर बाई फर्स्ट एजम्पन करें, बाई फर्स्ट ये क्या है, एजम्पन थे, इनको लिख लो, ये एजम्पन है, हमने यहाँ पर मान लिया था, ये कंडीशन नहीं हो गई, ये क्या एजम्पन है, ठीक। तो एजम्पन है, इनका यूज कर सकते हैं हम। फॉर बाल कंडीशन है इधर के, फॉर बाल कंडीशन दोनों एजम्पन है। तो बाई एजम्पन 1 डी टी अपॉन डी आर बराबर डी बी जेड अपॉन डी आर। इनको बराबर पुट करो तो इनकी जो वैल्यू निकाली थी उनको बराबर पुट करेंगे। डी टी अपॉन डी आर की वैल्यू आपने देखा कि इससे पहले एच अपॉन रो सी पी और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एच। ऐसे ही डी बी जेड अपॉन डी आर, डी बी जेड कैप अपॉन डी आर जो वैल्यू थी वो एफ बी जेड अपॉन 2 न्यू प्लस एप्सिलॉन एम था। क्योंकि बाल पे हम बात कर रहे हैं और ये दोनों बराबर हैं वहाँ पे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अब मेरा सुनो एच अपॉन रो सी पी इक्वल टू एफ बी जेड अपॉन 2 जनरेशन निकल कर धारा की बी जेड ऑलरेडी है, यूनिट यहाँ पर मीटर पर सेकंड है। मैं आपको इसका पिछली यूनिट बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इधर f/2 बनाना चाहूँ और यहाँ पर h अपॉन रो सी पी इंटू बी इतना बनाना चाहूँ, तो h अपॉन रो सी पी इंटू बी, इसी को हम स्टैंटन नंबर कहते हैं, स्टैंटन नंबर कहते हैं, और a f/2 के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड एनालॉजी। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर ये स्टैंडर्ड नंबर कैसे होता है? स्टैंडर्ड नंबर क्या था? नस्ल नंबर, रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांटल नंबर। तो नंबर वैल्यू एच एल अपॉन के, रेनॉल्ड नंबर रो बी एल अपॉन म्यू, और प्रांटल नंबर की वैल्यू म्यू सी पी अपॉन के, ये था ना, म्यू सी पी अपॉन के। ये था ना म्यू सी पी अपॉन के। स्टैंटन नंबर की वैल्यू थी प्रांटल म्यू सी पी अपॉन के, म्यू सी पी अपॉन रो। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि कैसे के कैंसिल हो जा रहा है, और भाई हमारा एल से एल कैंसिल हो जा रहा है, म्यू से म्यू कैंसिल हो रहा है, क्या बचा? ऊपर एच बचा, नीचे रो है, बी है, सी पी है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नंबर बोलते हैं। आपने चेक कर लिया। तो स्टैंडर्ड नंबर इक्वल टू f/2 ये हीट ट्रांसफ़र के लिए होता है, एस टी फॉर हीट ट्रांसफ़र या इन हीट ट्रांसफ़र, इन हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से जो स्टैंडर्ड नंबर होता है, स्टैंडर्ड नंबर वो हमारा सिमिलरली फ्रैक्शन फैक्टर का आधा होता है, ये भी मास ट्रांसफ़र में होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सिमिलरली नस्ल नंबर रेनॉल्ड प्रांटल नंबर का रेशियो होता है हीट ट्रांसफ़र में। उसी प्रकार से अगर नस्ल नंबर जगह पर हम और नंबर दूसरा नंबर ले लेते हैं, सेवन नंबर ले लेते हैं, और रेनॉल्ड नंबर ले लेते हैं, प्रांटल नंबर एनालॉगस है उसको ले लेते हैं,
फिर हम अगर इनकेस हम मास ट्रांसफर स्टैंडर्ड नंबर निकालते हैं तो वो भी F/2 के बराबर आता है। स्टैंडर्ड नंबर मास ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र दोनों केस में निकालेंगे हम, और दोनों केस में देखेंगे कि दोनों जो है बराबर F/2 के अप्रॉक्स बराबर आते हैं। जो ऐसा जो एक्सपेरिमेंट था वो रेनॉल्ड ने किया, इसलिए इसको हम रेनॉल्ड एनालॉगी कहते हैं। एक बार हम इसको यहाँ दिखा देते हैं आपको। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके को हमने क्या किया। हमने सबसे पहले एक इक्वेशन ली, टाउ आर जेड इक्वल टू न्यू डी रो वी जेड अपॉन डी आर। फिर हमने देखा कि इन केस ऑफ टर्बुलेंसी उसमें हमने एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन एच को ऐड किया, तो कैसे मुझे टी आर जेड मिल गई इक्वेशन। ठीक, तो हमने देखा कि इस इक्वेशन से हमें निकालना क्या है, हमें दो कंडीशन वाल कंडीशन मेंटेन करनी है, टी वी जेड अपॉन डी आर और वो डी वी जेड अपॉन डी आर और डी टी अपॉन आर। तो इन दोनों को मेंटेन करने के लिए हमने इसको देखा। अब इसको जब देखा हमने है तो फिर डी वी जेड निकाल लिया पहले मोमेंटम फ्लक्स से, और बी जेड को मैंने यूनिट डायमेंशन का फार्मूला लगा के हमने डी वी जेड को क्या किया कि जो फंक्शन ऑफ आर है ना, जो फंक्शन ऑफ आर है उसको मैंने क्या किया, जो यहाँ पर बेसिकली जो डी वी जेड था अपॉन डी आर था, तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ आर है ना। तो इसको मैंने एक तो हम किसी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने वो किया, तो इसकी वैल्यू को मैंने पुट किया यहाँ पर, तो हमने देखा कि इसको बाहर निकाल लिया, इसको मैंने फिर डिवाइड कर लिया, तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो हमने एवरेज वेलोसिटी से नीचे ले आए, सॉल्व कर लिया, इस कॉन्सेप्ट लगा के फिर डी वी जेड अपॉन डी आर की वैल्यू को निकाला, तो वहाँ से वो टाउ डब्ल्यू की फार्म में निकल के आ गया, है ना। अच्छा, ये टाउ डब्ल्यू की फार्म में निकलने का मतलब है कि इसकी वैल्यू को हम निकालना है एट द आर इक्वल टू आर पर, आर इक्वल टू आर पर निकालना है। तो हम देखा, तो वहाँ से निकाला रिलेशन हमने, फिर ऐसे ही हमने अपना डी टी आर वो भी निकाला। तो आपने देखा कि कोई भी टेम्परेचर है उसका हम देखना चाहेंगे, तो वो सिंपली उसका जो यूनिट वेक्टर इनटू मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो वो हमने देखा उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और अंततः जो है हमने उसको सॉल्व कर लिया, है ना। तो इस तरीके से हमने ये निकाला, और वाल कंडीशन रख के हमने रिलेशन निकाला। तो वहाँ देखा कि भाई ये स्टैंडर्ड नंबर का आधा निकल के, स्टैंडर्ड नंबर जो है फ्रैक्शन फैक्टर का आधा निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड मतलब रेनॉल्ड एनालॉगी। तो रेनॉल्ड एनालॉगी को सिंपल आपको डिप्लोमा लेवल पे हमें इतना ही पढ़ना है कि जो स्टैंडर्ड नंबर होता है इन केस ऑफ हीट ट्रांसफ़र वो हमारा फ्रैक्शन फैक्टर का आधा होता है, या फिर स्टैंडर्ड नंबर होता है इन केस ऑफ मास ट्रांसफ़र, तो वो भी क्या होता है, फ्रैक्शन फैक्टर का आधा होता है। और इन दोनों रिलेशन को हम रेनॉल्ड एनालॉगी कहते हैं। एनालॉगी का मतलब है दो या तीन सब्जेक्ट में आपस में ऐसे हों जो कि एक जैसे दिखते हों और जिनमें एक जैसे मतलब निकलते हों, इफेक्ट दिखाई देते हों, इसको कॉल एनालॉगी। यहाँ पर हम एफ यूज कर रहे हैं, एफ इज द फैनिंग फ्रैक्शन फैक्टर है। एक फैक्टर और होता है, इसे बोलते हैं डार्सी फ्रैक्शन फैक्टर, उसको एफ ना लिख के एफ डी लिखते हैं। एफ डी क्या है, डार्सी फ्रैक्शन फैक्टर। ठीक, जो एफ डी होता है आपको मैंने पढ़ा था फॉर्मूला के समय, जब फैनिंग फ्रैक्शन फैक्टर का 4 टाइम होता है। ठीक, तो कहीं भी एफ इक्वल टू आपको दिख रहा है तो आप पहले पता करोगे ये एफ डी बाई 4 है। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड नंबर इन केस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, पूरा लिखो, स्टैंडर्ड नंबर इन केस ऑफ हीट ट्रांसफ़र ये फ्रैक्शन फैक्टर का आधा होता है। अगर यहाँ पर हम फैनिंग फ्रैक्शन फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, डार्सी फैक्टर में वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें एफ डी बाई 8, ठीक, यहाँ आ जाएगा। स्टैंडर्ड नंबर मास ट्रांसफ़र में एफ डी बाई 8, तो इस तरीके से ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड नंबर इन केस ऑफ, तो हम यहाँ से दो चीज़ें निकाल सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैंडर्ड नंबर इन केस ऑफ हीट ट्रांसफ़र या तो F/2 होगा या फिर वो FD/8 होगा। ऐसे स्टैंडर्ड नंबर इन केस ऑफ मास ट्रांसफ़र या तो F/2 होगा या फिर FD यानी डार्सी फ्रैक्शन फैक्टर बाई 8 होगा। तो आप इसे देख सकते हो, ये जो लाइन है ये हमें
रेनॉल्ड एनालॉगी इन द फॉर्म ऑफ हैनिंग फ्रैक्शन फैक्टर बताती है, और ए लाइन जो है वो मुझे रेनॉल्ड एनालॉगी इन द फॉर्म ऑफ डार्सी फ्रैक्शन फैक्टर बताती है। ठीक, पर बाद में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था चिल्टन एंड कॉल्बर्न। इन्होंने एक एनालॉगी दी। इन्होंने क्या कहा देखो, अब डालो हेडिंग, चिल्टन एंड कॉल्बर्न एनालॉगी। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि भाई स्टैंडर्ड नंबर है ना आपका, ये स्टैंडर्ड नंबर इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन इक्वल्स टू F/2, ठीक, बटे प्रांटल नंबर 2/3। ठीक, दोनों का स्टैंडर्ड नंबर इनके हिसाब से जो स्टैंडर्ड नंबर था वो F/2 तो होना चाहिए, ठीक है, बट उसमें उन्होंने कहा कि प्रांटल नंबर 2/3 कर दोगे तभी सही हो जाएगा। इन्होंने अपना ये तरीका बताया, और इन्होंने कहा कि F/2 अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड नंबर होगा इन केस ऑफ हीटर मास, और प्रांटल नंबर की पावर 2/3 होगा। ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने ये बोल दिया भैया चिल्टन एंड कॉल्बर्न एनालॉगी ने। तो अब देखा कि भैया रेनॉल्ड एनालॉगी में स्टैंडर्ड नंबर F/2 था, पर चिल्टन और कॉल्बर्न एनालॉगी में रेनॉल्ड जो स्टैंडर्ड नंबर है वो F/2 बटे प्रांटल नंबर पावर 2/3 है। ठीक, अब इसमें क्या कंडीशंस हैं देखो, देखो इफ़ प्रांटल नंबर की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक, प्रांटल नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो हम वैल्यू पुट करेंगे तब भी हमारी स्टिल्टन और कॉल्बर्न एनालॉगी वही होगी जो रेनॉल्ड एनालॉगी थी। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर प्रांटल नंबर वैल्यू 1 पुट कर दें तब दोनों एक ही बातें हैं, यानी इसका मतलब जो दोनों, अगर हमारी दोनों बातें तब सेम है, दोनों सत्य हैं जब प्रांटल नंबर 1 है। ऐसा कोई फ्लूइड इसका प्रांटल म्यू Cp/K की वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो इसमें देखो इफ Pr इक्वल्स टू 1, चिल्टन एंड कॉल्बर्न एनालॉगी कन्वर्ट इनटू रेनॉल्ड एनालॉगी। बट अगर प्रांटल नंबर एक नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 1, अगर ये नहीं है, एक किसी भी फ्लूइड के लिए अगर नहीं है, तब ये दूसरी वाली जो थी ये चिल्टन, ठीक, चिल्टन, चिल 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 चिल, अरे चिल रहो भैया, चिल्टन एंड कॉल्बर्न एनालॉगी है ना जो बेटर रेट देती है, बेटर देन रेनॉल्ड एनालॉगी। ठीक, हम लोगों ने अब देखा रेनॉल्ड एनालॉगी देखा, फिर हम लोगों ने चिल्टन कॉल्बर्न एनालॉगी देखा। अब हम देखते हैं पैरेंटल एनालॉगी। पैरेंटल ने क्या कहा, पैरेंटल ने कहा भाई देखो स्टैंडर्ड नंबर तो आप ऐसे लिखो, अगला टॉपिक लिखो पैरेंटल एनालॉगी, नहीं समझ स्टैंडर्ड नंबर इन्होंने कहा देखो F/2 रखो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मगर हम एक काम करना चाहते हैं। तो मैंने बोलो भाई क्या काम है, बोले 1 लिखो, लिख लिया, फिर 5 लिखो, लिख लिया, ब्रैकेट बनाओ, F/2 बनाओ, ठीक, और ब्रैकेट में पैरेंटल नंबर -1, ये F/2 है ऊपर वाला, समझ गए, F/2/1 + 5 और ब्रैकेट में F/2 पैरेंटल नंबर -1, मतलब अंडर रूट में F/2 और पैरेंटल नंबर -1। तो ये जो है हमारे सामने चीज़ निकल के आई है। इन्होंने क्या, कोई फ्लूइड होता है ना,
तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से मान लो तुम कह रहे हो रीजन बनते हैं। तो पहले अगर स्टैटिक कंडीशन में लो स्पीड है लेमिनार, यहाँ पर बहुत तेज स्पीड है तो ऊपर बनेगा टर्बुलेंट और बीच में बनेगा ट्रांजिशन रीजन। ठीक, इन्होंने ये बताया। तो आप समझ गए। सबसे पहले स्टैंडर्ड नंबर इक्वल टू f/2 राउंड एनालॉगी, स्टैंडर्ड नंबर इक्वल टू f/2 और अपॉन प्रांटल नंबर 2/3 एज ए चिल्ड्रन कार्नो एनालॉगी, और फिर प्रांटल नंबर में f/2 अपॉन 1+5 अंडर रूट f/2 ब्रैकेट में प्रांटल नंबर -1, दिस इज द पैरेंटल एनालॉगी। ओके, चलो एक और एनालॉगी थी, इसके बोलते थे बान कारमैन एनालॉगी। दो साइंटिस्ट हैं जी, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा भाई स्टैंडर्ड नंबर आपका हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, मास में भी सेम है, तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में जो स्टैंडर्ड नंबर है ना वो f/2 है, ऐसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सही, इन्होंने कहा 1+ रखो, जिसे फ्रंटल ने कहा वैसे रखो। ठीक, फिर इन्होंने बताया कि भाई क्या करना है, अंडर रूट में f/2 था उसको वैसे रहने दो, यहाँ तक ठीक, कोई दिक्कत नहीं हमें। बोले फिर एक ब्रेकर लगाओ, फ्रंटल नंबर -1 यहाँ लिखो मल्टीप्लाई में, फिर लिखो प्लस, फिर लगाओ एलन, लगा लिया, एलन लगाओ, और एलन के बाद जैसे वाले ब्रेकेट 1+5/6 1+5/6 प्रांटल नंबर -1। पहले तो ये वाली ब्रैकेट जो बनाई वो बंद करो, फिर पूरी ब्रैकेट बंद करो। ध्यान रखो 1 है, f/2 नोड में है, फिर अंदर देखो, अंदर जे वाली वैल्यू है प्लस एलन, एलन का आएगा लिखा है, इतना पूरा लिखा है। आप पहले 1+5/6 निकालो, ठीक, जो भी आए उसको मल्टीप्लाई करो प्रांटल नंबर -1 की वैल्यू में, मल्टीप्लाई कर ले, जो भी आए मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसका एलन ले लो, उसमें प्रांटल -1 की वैल्यू अब यहाँ पर है सेम, तो उसको क्या करो आप ऐड कर लो, ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू निकाल रखो, उनसे आपसे मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आए उसको 1 में ऐड कर लो, ऊपर f/2। तो ये इक्वेशन बान कारमैन मोमेंटम इक्वेशन है ना। तो इस तरीके से आपने देखा ये बहुत ही आसान इक्वेशन है, बहुत ही आसान इक्वेशन है, आप लोग समझ सकते हो। आप बोल रहे इतनी आसान भी नहीं, इतनी आप आसान बोल रहे हो, है ना। तो क्योंकि आसान जी क्यों नहीं है, हम आपको एक बार लिख के दिखा देते हैं। चलो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड नंबर रेनॉल्ड एनालॉगी में हीट या मास वो हमारा था f/2। ठीक, फिर आपने चिल्टन कोहन एनालॉगी पढ़ा, इसमें स्टैंडर्ड नंबर जो था f/2 तो था, इन्होंने कहा इससे मुझे कोई परहेज नहीं है। ठीक, पर नीचे प्रांटल नंबर पावर 2/3 होना चाहिए। फिर आए भैया तीसरे प्रांटल एनालॉगी, इन्होंने कहा कि देखो आपका फ्रंटल नंबर f/2 इससे मुझे कोई परहेज नहीं है, नीचे बंद कर दो, मैं कर दिया, ये इतना कर दो, कर दिया। ठीक, ऊपर f/2 कर दो और प्रांटल नंबर -1 कर दो। ये कौन था, ये था प्रांटल एनालॉगी, मतलब जी f/2 कर दो, प्रांटल -1 कर दो। ठीक, ये प्रांटल एनालॉगी होगी। इसके बाद चौथे आते हैं हमारे बान कार्बन का कहा। तो बान कार्बन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नंबर जो होता है ना वो बोले f/2 इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बंद कर लो, बंद कर लिया, अंडर रूट में f/2 कर लो। अच्छा ठीक है, ये सब आपने कर लिया, फिर बोले प्रांटल नंबर -1 कर लो, कर लिया, प्लस एलन लो, एलन किसका एलन ले, बोले इसमें दो चीज़ों एलन लो, पहले तो प्रांटल नंबर -1 कर लो, कर लिया, और मल्टीप्लाई 1+5/6 इसको बंद कर लो, और ये ब्रेकर बड़ी बंद कर दो, पूरा बंद कर दो। समझ गए, जी यहाँ से बंद करने के बाद पूरा बंद कर दो। क्लियर, तो ये था सर, हमें ये लास्ट वाली नहीं से भाई कह रहे हो। ठीक, दोबारा एक दिखा दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड नंबर इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर f/2। ठीक, इसमें नीचे 1+ कर दिया, f/2 कर दिया, और ये अंडर रूट में है, यहाँ से अब मैं जोड़ना शुरू करना है, तो प्रांटल नंबर -1 वैल्यू पुट करना, प्लस एलन, एलन में दो चीज़ें हैं, वो इनका गुणा हो रहा है, तो प्रांटल नंबर -1 है, इनका गुणा होना है, इसको ब्रैकेट चेंज कर दो, कर ली ब्रैकेट कर दो, एलन। ठीक, प्रांटल नंबर 1 हो गया, और मल्टीप्लाई में 1+5/6।
ठीक, ये कर लिया, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो, पूरा ब्रैकेट बंद कर दो। तो सिंपल इसकी वैल्यू पता करो, इसकी वैल्यू पता करो, जो आपको पहले पता कर ही लेना है। मान लो पॉइंट नंबर 1.1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.1 हो जाएगी, है ना। तो 0.1 यहाँ लिखो प्लस ln 0.1 यहाँ लिखो, जो वैल्यू सो यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो बस। अगर कोई पूछे कि फ्रैक्शन फैक्ट्री वैल्यू, हमारी वैल्यू दी है 0.4, तो इस केस के लिए ऑपरेंट में वैल्यू इतनी दी है 1.1, तो मुझे बताओ स्टैंडर्ड नंबर कितना होगा, निकाल दोगे। ठीक, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो बहुत ही आसान है इसको निकालना। फिर मिलते हैं, नमस्कार।